हेलो दोस्तों। आज साइंस बाय राजेंद्र प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद क्लासें हो रही है, तो ये था कि भाई क्लास प्रॉपरली हमें लेना था। तो आज हम बात करेंगे सीईटी में जो यूनिट है आपकी पादप एंड जंतु, उसका आर्थिक महत्व। तो इसको हम कंटिन्यू चलेंगे और इसको आज हम बात करेंगे पादपों का, जो जंतु हैं उनका आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और संपूर्ण आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों। ये सीटी जो ग्रेजुएशन वाला जो टॉपिक है, अभी आपके पास में समय बहुत कम है, तो अपन चाहेंगे कि जल्दी जल्दी टॉपिकों को ख़त्म किया जाए। तो मैं जो जैसे जैसे टॉपिक अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलते रहेगी, बीच में गैप हो गया था, वो किसी कारणवश में क्लास ले नहीं पाया, लेकिन अब अपन कंटिन्यू क्लास रहेंगे और इसके बाद में मेरी मैराथन क्लास भी आएगी, जिसमें जो बचे हुए टॉपिक है अपन उनको कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व। अगर मैं बात करूं जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। लेकिन हम बात करें कि जंतुओं का आर्थिक महत्व में क्या क्या चीज़ें आती है, तो पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यानी जंतुओं को क्या किया जाता है, पालतू बनाया जाता है और उनका उपयोग भोजन एवं अन्य जो उपयोगी उनसे जो उनके जो बाई प्रोडक्ट है उनसे उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मानवों के लिए अपना आर्थिक महत्व रखते हैं। तो इसी चरण में हम बात करेंगे। अपना पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से कहते हैं। अगर इसके वर्गीकरण की मैं बात करूं, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में मधुमक्खी का जो वर्गीकरण है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसका जो मधुमक्खी है, इसका वर्ग है इंसेक्टा। ये इंसेक्टा वर्ग से आते हैं, जिसको अपन हिंदी में बात करें तो कीट वर्ग से संबंधित है। ये कीट वर्ग से संबंधित है। और इस मधुमक्खियों में क्या पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। इस वर्ग के जो जंतु हैं या मधुमक्खी जो है, इनमें बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म का गुण पाया जाता है और वह कार्य विभाजन दर्शाने वाला सामाजिक कीट है ये। अगर मधुमक्खी की बात करूं मैं, तो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता पाया जाता है और कार्य विभाजन यानी सबका कार्य डिवाइड रहता है। कौन किस 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 कीट में, इस मधुमक्खी में भी इसकी कई श्रेणियां होती है, तो उनका क्या क्या कार्य है उनके हिसाब से इनका डिवाइड होता है। और इनका पालन क्यों किया जाता है, शहद के लिए, मोम के लिए। वैक्स जैसी जो शहद है, मोम है, इस ये उपयोगी पदार्थ की प्राप्ति हेतु अपन क्या करते हैं, मधुमक्खियों का उपयोग करते हैं। इनका इनका कल्चर किया जाता है। इसके अलावा कृषि, फलोद्यानों आदि के परागण, पोलिनेशन में भी इनका महत्वपूर्ण महत्व है। जो पर परागण की या परागण के लिए होता है, वो मधुमक्खी है, इनका महत्व अपन इनका पालन करते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर मैं बात करूं मधुमक्खी की प्रजातियां कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ हनी बी, मधुमक्खी की, तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां 4 हैं, 4 प्रजातियां हैं, जिसमें एपिस एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा है। इसे सारंग मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अदर नेम क्या क्या है, एक तो सारंग मक्खी है, एक रॉक बी है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, इसके अगर नेचर की मैं बात करूं, इसकी प्रकृति होती है एग्रेसिव, यानी छेड़ने पे ये एग्रेसिव हो जाती है और प्रवासी प्रकृति रखती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होने की क्षमता रखती है। तो ये पहला हो गया। ये मधुमक्खी में सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से मधुमक्खी का जो कौन कौन सी प्रजाति है, उसमें एपिस डोरसेटा सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एपिस इंडिका। एपिस इंडिका ये दूसरी मधुमक्खी है, इसका नाम है भारतीय मोना मक्खी, इसे इसका प्रचलित नाम है भारतीय मोना मक्खी। इसके प्रत्येक छत्ते से 3 से 4 किलोग्राम शहद की प्राप्ति होती है इस एपिस इंडिका से। दूसरा हो गया एपिस फ्लोरिया। ठीक है, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, इसे ब्रिंगा बी कहते हैं, इसे ब्रिंगा बी मधुमक्खी के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर मैं बात करूं
इस एपिस फ्लोरिया की, तो इसके 36 से 250 ग्राम शहद की प्राप्ति होती है और ये थोड़ी डरपोक प्रकृति की होती है। ठीक है। एपिस डोरसेटा एग्रेसिव प्रवृत्ति की, प्रवासी की प्रकृति की। ठीक है। और एपिस फ्लोरिया क्या होती है, थोड़ी डरपोक, मतलब थोड़ी सी हाथ लगाने पर वो उड़ जाती है। इसके अलावा मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन मक्खी है, इसे यूरोपियन मक्खी के नाम से जाना जाता है। एपिस इंडिका से 9 से 10 गुना अधिक शहद की प्राप्ति होती है और व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। अगर हम बात करें कि मधुमक्खियों में सबसे ज़्यादा शहद की प्राप्ति किससे होती है, तो एपिस मेलिफ्लोरा, इससे 9, एपिस इंडिका है ना, उससे अपन को 9 से 10 गुना ज़्यादा शहद की प्राप्ति होगी और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगी महत्व की मधुमक्खी है। तो अपन ने बात करा मधुमक्खी पालन की। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, यानी जो आपकी मधुमक्खी है उनका सोशल ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब किस किस डिवाइडेशन है, किस किस कैटेगरी में उनका डिवाइडेशन है। तो बात करूँ मैं पहले नंबर पे, ये रानी मक्खी है जिसे क्वीन नाम से कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है छत्ते के अंदर और इनको रॉयल जेली नामक उत्तम भोजन दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, रानी मक्खी के लिए जो इनका भोजन है वो रॉयल जेली नामक उत्तम भोजन इनको दिया जाता है। इनका कार्य क्या है, छत्ते में इनका कार्य क्या होता है, रानी मक्खी का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट है, रानी मक्खी का क्या कार्य होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए इनका महत्व होता है। इसके अलावा नर या ड्रोन, दूसरी होती है नर या ड्रोन, ये अनिषेचित अनफर्टिलाइज एग से विकसित होती है। ठीक है, ये अनिषेचित अंडों से विकसित होती है। इनका भी कार्य क्या है, प्रजनन में उपयोगी है। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो श्रमिक मक्खी होती है। ये श्रमिक मक्खी हजारों में होती है, यानी इनकी संख्या हजारों में होती है। रानी मक्खी की संख्या 1 होती है और इनका जो भोजन है वो रॉयल जेली है, कार्य इनका प्रजनन के लिए है। इसके अलावा नर मक्खी है, ये अनिषेचित अंडे होते हैं ना, उनसे विकसित होती है। ठीक है, इनका भी कार्य प्रजनन के लिए है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर श्रमिक मक्खी होती है, इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में होती है, यानी हजारों में इनकी संख्या रहती है और निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है, लेकिन ये बंदे होती है। ये निषेचित, वो अनिषेचित अंडों से उत्पन्न हो रही थी और ये निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है, लेकिन ये बंदे होती है, यानी स्ट्राइल होती है, स्ट्राइल बंदे होती है। इनका कार्य क्या होता है, कॉलोनी यानी जो निवाह होती है, यानी कॉलोनी के समस्त आंतरिक व बाहरी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। श्रमिक मक्खियों का क्या कार्य होता है, जो कॉलोनी के अंदर इनका जो आंतरिक तथा बाहरी जो कार्य किया जाता है इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा परागकण एकत्रीकरण, जो भी मधुमक्खी के अंदर जो पराग जो शहद बनने की होती है उसमें परागकण का एकत्रीकरण का कार्य किसका किया जाता है, श्रमिक मक्खी का। इसके अलावा ये शहद एवं भोजन निर्माण में भी, भोजन नहीं, शहद एवं मोम निर्माण में भी इनका उपयोग होता है और ये भोजन संग्रह तथा छत्ते की सुरक्षा इनका एक कार्य है। ठीक है। अगर मैं श्रमिक मक्खियों का कार्य की बात करूं तो ये कॉलोनी के अंदर जो भी निवास करती है, हजारों में होती है तो कॉलोनी, तो छत्ते के अंदर जो आंतरिक तथा बाहरी कार्य करती है, पराग कणों का एकत्रीकरण करती है, शहद व मोम निर्माण में इनकी भूमिका रहती है, भोजन संग्रह तथा छत्ते की सुरक्षा इनका महत्वपूर्ण कार्य होती है। तो ये 3 कैटेगरियाँ मैंने आपको बताई। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन में बात करें तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से कच्चे रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन किया जाता है, यानी व्यापारिक दृष्टि से कच्चे रेशम को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है। और रेशम कीट का क्या उपयोग है कि रेशम के कपड़े बुनने की प्रक्रिया में उपयोगी होता है रेशम कीट। ठीक है। और रेशम उद्योग में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब रेशम कीट की मैं बात करूं तो इसके अंदर रेशम जैसा धागे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, रेशम कीट कहा जाता है। अब अगर इसकी वर्गीकरण की मैं बात करूं तो इसका संघ है फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जो कि मैंने बताया था सबसे बड़ा संघ है। इसके अलावा ये भी इंसेक्टा वर्ग यानी कीट वर्ग से संबंधित रखता है और इसका गण है लेपिडोप्टेरा। इसका गण है लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर बोलते हैं इसको अपन। इसका गण होता है लेपिडोप्टेरा। भारत में रेशम कीट के अध्ययन तथा जो भारत है, भारत में रेशम कीट के अध्ययन एवं पालन सर्वप्रथम लेफ्रोस
ने 1905 में नई दिल्ली के अंदर जो पूसा इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था। जो भारत में है ना, सर्वप्रथम जो रेशम कीट का पालन है, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन किया था वो लेफ्रॉय नामक वैज्ञानिक ने 1905 में नई दिल्ली पूसा में इन्होंने अपना अध्ययन किया और रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन किया इस इंस्टीट्यूट में। तो ये बेसिक बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। तो इसके अंदर ये रेशम कीट है, इनका वर्गीकरण से संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी डिवाइडेशन की, तो कौन कौन से उपयोगी रेशम कीट है, तो इनकी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। इसके अंदर बात करेंगे रेशम कीट की कौन सी जातियां होती है, उत्पादित रेशम कीट का क्या प्रकार है, और रेशम कीट कौन से पादप पे पनपते हैं, उनके लिए कौन से भोज्य पदार्थ हैं। जैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूँ रेशम कीट में, तो बॉम्बेक्स मोराई है। बॉम्बेक्स मोराई है जो मलबरी सिंह, इसके अंदर जो उत्पादित रेशम कीट का जो प्रकार होता है वो मलबेरी सिल्क प्रकार का होता है, तथा शहतूत के पत्तों से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और शहतूत है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो पहले नंबर पे मैंने बात करी बॉम्बेक्स मोराई, जिसे मलबेरी सिल्क कहते हैं। उत्पादित सिल्क इसका मलबेरी सिल्क प्रकार का होता है और शहतूत के पत्ते हैं, उनसे ये भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद में एंथेरिया पैफिया, ये दूसरे नंबर का रेशम कीट है। इसके द्वारा टसर सिल्क का पादप टसर सिल्क है। इस उत्पादित रेशम कीट का जो प्रकार है वो टसर सिल्क है। अब आपको पता है कि जो ट्राइफेड के अंदर जो भी गैर फॉरेस्ट उत्पाद है उनमें टसर सिल्क का उपयोग भी किया जाता है। तो एक ही नई चीज़ है आपके सामने। और ये जो अर्जुन और जो साल के जो वृक्ष है उनके अंदर ये एंथेरिया पेफिया पनपता है। ठीक है, इसके अलावा एंथेरिया आसोमेनेंसिस, इसे मूंगा सिल्क के नाम से जाना जाता है। और ये सोम तथा सोलू के वृक्ष होते हैं, ये इनके अंदर ये पनपता है। ठीक है, अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो एटेकस रेसिनी, इसे एरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। उत्पादित रेशम कीट का जो प्रकार है वो एरी सिल्क है, तथा ये जो कैस्टर नामक जो वृक्ष है, पौधा है, उसके अंदर ये एटेकस रेसिनी रेशम कीट का होता है। थायोपेलिया, और इसका ये जो थायोपीलिया एसिनिस, ये भी एक प्रकार का सिल्क है। और ये जो मैचिलस फाइकस नामक जो पौधा है वहाँ पे इसका ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बॉम्बेक्स मोराई। कोई पूछ ले कि भाई बॉम्बेक्स मोराई किस प्रकार का, मलबेरी सिल्क है, शहतूत के पत्ते में होता है। इसके अलावा ये टसर सिल्क है, एंथेरिया पेफिया, ये अर्जुन तथा साल के वृक्ष में पाया जाता है। इनसे मतलब ये भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। और टसर सिल्क इनका वो है प्रकार है उत्पादित सिल्क का। अगर मैं आगे बात करूं रेशम कीट का जीवन चक्र, यानी जो लाइफ साइकिल है इनकी पूर्ण रूप से, ये अपन बताएंगे कि रेशम कीट का क्या क्या जीवन चक्र है। अब बात करें कि शहतूत की पत्ती है, उस पर अंडे पनपते हैं ये। ठीक है, इसके बाद में जो अंडे हैं इनमें हैचिंग की क्रिया होती है, हैचिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में इस हैचिंग प्रक्रिया के बाद में परिपक्व कैटरपिलर लार्वे का निर्माण होता है। परिपक्व कैटरपिलर लार्वे के बाद में, ठीक है, शहतूत के पत्ते पे अंडे पनपते हैं, हैचिंग की प्रक्रिया होती है, परिपक्व कैटरपिलर लार्वा का निर्माण होता है। और इस लार्वा के अंदर कोकून होता है जिसे क्राइसिलिस प्यूपा के नाम से जाना जाता है। इस कैटरपिलर लार्वा से कोकून बनता है, इसका वयस्क प्रतिरूप, और इस कोकून से वयस्क रेशम कीट का निर्माण होता है। फिर वापस ये रेशम कीट है, ये किस पे करता है, शहतूत के पत्ते पे वापस अंडे देता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये रेशम कीट का लाइफ साइकिल है। इसके अलावा मैं बात करूं रेशम ग्रंथियां किसको कहते हैं, कि रेशम कीट के लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। अगर रेशम ग्रंथियों की मैं बात करूं तो एक जोड़ी लार ग्रंथियां रेशम कीट के लार्वा में होती है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की संख्या कितनी होती है, रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई कितनी होती है, तो 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर रेशम कीट के लार्वा की पूर्ण विकसित लार्वा की जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है।
अब मैं बात करूं प्यूपा, तो कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा होता है। जो कोकून अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने बात करी हैचिंग प्रक्रिया हुई, उसके बाद में परिपक्व लार्वा हुआ, इस परिपक्व लार्वे से कोकून का विकास हुआ, उसके बाद में वयस्क रेशम कीट का हुआ निर्माण हुआ। तो ये प्यूपा एक अवस्था है। इस अवस्था के अंदर कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय जो लार्वा होता है कोकून के अंदर, उसे प्यूपा अवस्था कहा जाता है। किसी कोई भी पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे का बना होता है। ये कोकून क्या होता है, इससे ही तो रेशम का निर्माण होता है। रेशम तो 1000 मीटर लंबे रेशम के धागों का बना होता है, और इसका भार होता है 1.8 से 2.2 ग्राम। 1.8 से 2.2 ग्राम इसका भार होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, रेशम के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो जो अंदर का जो प्रोटीन होता है उसको फाइब्रिन नाम से जाना जाता है। फाइब्रिन, फाइब्रिन अंदर का जो प्रोटीन है फाइब्रिन होता है। और जो बाहरी होता है प्रोटीन उसको बोलते हैं सेरोसिन, सेरीसिन। ठीक है, रेशम जो प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भीतरी तो होता है फाइब्रिन प्रोटीन, और बाहरी होता है सेरिसिन प्रोटीन। तो ये अपन कुछ बात कर रहे हैं रेशम कीट के बारे में। इसके अलावा वो रेशम कीट के बारे में मैंने बताया आपको, और एपीकल्चर के बारे में बताया। अब मैं बात करूँ केचुआ पालन। केचुआ पालन है वर्मी, इसको वर्मी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थ होम केचुआ इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर इसमें वर्गीकरण की बात करूं तो इसका संघ एनेलिडा है। इसे संघ एनेलिडा के नाम से जाना जाता है, और इसका वर्ग है ओलिगोकीटा। इस केंचुए का जो वर्ग है वो ओलिगोकीटा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्चुमा। फेरेटिमा पोस्चुमा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछे कि केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्चुमा, और एनेलिडा वर्ग से संबंधित होता है। अब केंचुआ का पालन का व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। अब केंचुए का जो पालन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पे वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है ना, उसके निर्माण में के लिए इसका निर्माण किया जाता है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसके अंदर काफ़ी ह्यूमिडिफिकेशन चीज़ें होती है, ह्यूमस रहती है, और ऐसा कंटेंट होता है जो पौधों को एक अच्छी उर्वरता, हर टाइप के जो कंटेंट है वर्मी कंपोस्ट के अंदर पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जो कि पादपों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये केंचुए पालन की बात करी मैंने। इसके बात करें अब केंचुए का जो आर्थिक महत्व है वो पूछा जाए आपसे, तो इसका आर्थिक महत्व क्या है कि खेती के लिए भूमि को उपजाऊ बनाना इसका निर्माण होता है। अभी खेती के लिए जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के निर्माण कहते हैं। केंचुए द्वारा स्त्रावित उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं और अन्य जो नाइट्रोजिनस पदार्थ होते हैं वो भूमि के उपजाऊपन में बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं केंचुए द्वारा जो स्त्रावित उत्सर्जित पदार्थ होता है और इसके अलावा जो अन्य नाइट्रोजनस जो पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है वो भूमि की उर्वरा शक्ति की बढ़ोतरी में सहायक होते हैं। इस कारण इसे केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, भोजन के रूप में भी उपयोगी है, मछली पकड़ने एवं जल जीवशाला में भी उपयोगी है। मछली का ये भोजन रहता है तो ये भोजन के रूप में भी उपयोगी होता है, तो जल जीवशाला होती है एक्वेरियम के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा औषधीय रूप में भी इसका निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका औषधीय के रूप में प्रयोगशाला में भी इसका अध्ययन किया जाता है, तथा बवासीर, गठिया, अतिसार, पीलिया तथा पथरी और एवं लैंगिक नपुंसकता जैसे रोगों के उपचार हेतु भी किसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में केंचुए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि किसानों का मित्र कैसे कहा जाता है, क्योंकि स्त्रावी जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं इससे स्त्रावी और जो नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं वो भूमि के उपजाऊपन में बढ़ोतरी करते हैं, इस कारण इसको केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। और भोजन के रूप में आपको मैंने बताया, और औषधि के रूप में कैसे, और प्रयोगशाला में अध्ययन हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आ जाए क्वेश्चन की प्रयोगशाला में किसका उपयोग किया जाता है अध्ययन के लिए, तो केंचुए का उपयोग, और वर्मी कंपोस्ट है ही। इसके अलावा लाख कीट पालन, इसको बोलते हैं लैक कल्चर।
ठीक है। वाणिज्यिक स्तर पे यानी व्यापारिक स्तर पे या वाणिज्यिक स्तर पे लाख के उत्पादन हेतु लाख कीट के पालन को लाख कीट संवर्धन कहा जाता है, यानी लाख कीट कल्चर कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब लाख क्या होता है कि मादा लाख लाख के बारे में बात करूं, मादा लाख कीटों के पेट उदर में ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को क्या कहा जाता है, लाख। अगर लाख की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो मादा लाख कीटों के उदर में जो ग्रंथियां स्थित होती है उनके द्वारा जो स्रावित रेजिन युक्त जो रालदार पदार्थ होता है, राल युक्त पदार्थ को लाख कहा जाता है। ये लाख की कीट है। अब नोट, नोट क्या है कि लाख कीड़ों को त्वचीय ग्रंथियां, लाख कीड़ों को त्वचीय ग्रंथियां लाख नामक एक राल युक्त पदार्थ का स्त्राव पदार्थ लाख कीड़ों को जो है ना उसके अंदर जो त्वचीय ग्रंथियां हैं वो त्वचीय ग्रंथियां लाख नामक एक राल युक्त पदार्थ का स्त्राव करती है। क्या करती है, जो ये लाख कीड़ों के अंदर जो त्वचीय ग्रंथि होती है ये राल युक्त जो पदार्थ होता है स्त्रावित पदार्थ वो इनसे स्त्रावित होती है। तो कौन सी है, त्वचीय ग्रंथियां। अब जो लाख कीट की बात करूं मैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका, लेसिफर लेका या टेकार्डिया लेका। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, लेसिफर लाका या टेकार्डिया लाका। ये लाख कीट के बारे में मैंने बताया आपको, इसका वैज्ञानिक नाम और कहाँ से कौन सी ग्रंथियों से स्त्रावित होता है और रेजिन युक्त पदार्थ होता है और वाणिज्यिक स्तर पर लाख उत्पादन के लिए लाख कीट का पालन किया जाता है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को पिसी कल्चर भी कहा जाता है और फिशरीज है ही है। ठीक है। तो फिशरीज के बारे में बात करेंगे। पीसी कल्चर, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। मछलियों की उपयोगी तथा उच्च उत्पादक क्षमता से युक्त प्रजातियों को नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन किया जाता है। मछलियों का उपयोगी तथा उच्च उत्पादक क्षमता से युक्त प्रजातियों का नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करना क्या कहलाता है, मत्स्य पालन। अब जल संवर्धन या जल कृषि के मैं बारे में बात करूं तो मछलियां सहित कुछ अन्य जलीय जीवों, जैसे कौन से जलीय जीव होते हैं, एक तो प्राण है, लोबस्टर है और मोलस्का है। तो जल संवर्धन या जल कृषि किसको कहते हैं, मछलियों सहित कुछ अन्य जलीय जीवों, प्राण, लोबस्टर या मोलस्का का पालन व संवर्धन क्या कहलाता है, जल संवर्धन कहलाता है या जल कृषि कहलाता है। इसके अलावा मछलियां प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त एवं आसानी से पचने वाले भोज्य पदार्थ का स्रोत होती है। इसलिए मत्स्य पालन किया जाता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन भी उपयुक्त मात्रा में मिलता है, इसके अलावा उच्च पोषक तत्व मिलते हैं तथा आसानी से पचने वाले भोज्य पदार्थ भी इनमें उपस्थित होते हैं। इसलिए मत्स्य पालन का उपयोग किया जाता है। संवर्धन योग्य मछलियाँ कौन कौन सी है, जो कल्चरेबल फिश है वो कौन कौन सी है। एक तो पारंपरिक स्वच्छ जलीय मछलियाँ जिसे बोलते हैं इंडिजीनस फ्रेश वाटर फिशरीज। इसमें उनकी कौन कौन सी मछलियों की किस्म है, इसमें बात करूँ मैं लेबियो, रोहिता जिसे रोहू बोलते हैं, एक कतला है, एक मृगाल है। ये मछलियाँ क्या हैं, पारंपरिक स्वच्छ जलीय मछलियाँ हैं जिनको स्वच्छ जल में इनका वो किया जाता है, कल्चर किया जाता है, जिसकी किस्में कौन सी, लेबिया, रोहिता, रोहू, कतला और मृगाल। और जो विदेशी स्वच्छ जलीय मछलियां हैं, एक्जोटिक फ्रेश वाटर फिशरीज है, उनमें कौन सी आ गई, एक तो कॉमन कार्प आ गई आपकी, एक सिल्वर कार्प आ गई, एक ग्रास कार्प आ गई। ये इनकी कुछ नस्लें हैं। इसके अलावा लवणीय जल की कुछ मछलियाँ कौन सी है, मेराइनो साल्ट वाटर की जो फिशरीज होती है वो कौन सी है, मिल्क फिश, चेनोस और ग्रे मुलेट। ये ऐसी किस्में हैं जो लवणीय जल में पनपती है और इनका संवर्धन योग्य ये मछलियाँ हैं। ये किस्में आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये इंडिजीनस वाली है और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने ताकि कोई भी क्वेश्चन आजकल RSMB बोर्ड में आ भी जाए तो आप तुरंत उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दें। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन इसको बोलते हैं पोल्ट्री का उपयोग होता है, पोल्ट्री कहा जाता है। मुर्गियों एवं कुछ अन्य पक्षियों की प्रजातियों का पालन एवं प्रजनन कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। और इसका कारण क्या है कि इनको क्यों किया जाता है, क्योंकि मांस एवं अंडे उत्पादन के लिए इनका पालन किया जाता है। अब कुक्कुट पालन में जो उपयोगी पक्षी कौन से हैं, पहले तो अपन बात करेंगे मुर्गियों की प्रजातियों की। ठीक है। अगर पारंपरिक या देसी नस्लों की बात करें तो कौन सी नस्लें पाली जाती है, एक तो असील है,
एक ब्रह्मा है, एक कड़कनाथ है, एक बसरा है, एक वेगस है, एक चिटगोंग है। तो ये देसी नस्लें हैं, असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ, बसरा, वेगस और चिटगोंग। ये इन देसी नस्लों का अपन पालन मुर्गी पालन में किया जाता है। अब कुछ विदेशी नस्लें भी हैं जिनमें वाइट लेग हॉर्न है, प्लाईमाउथ रॉक है, वाइट लेग हॉर्न है, प्लाईमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पशायर है, ग्रेट आइलैंड रेड है। ठीक है, कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं? एक तो सफ़ेद लेगहॉर्न है, प्लाईमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पशायर है और ग्रेट आइलैंड रेड। ये भी एक विदेशी नस्लें हैं जिनका अपन मुर्गी पालन के संदर्भ में इनका पालन किया जाता है। ठीक है, अगर बतख की मैं बात करूँ, डक में कौन कौन सी? भारतीय रनर है, सिहलेट मेटा है, नागेश्वरी है, मस्कोरी है, पैकिन है, आइले सबरी है और कैम्बेल है। इसके अलावा टर्की जो दूसरी है प्रजाति, जिन ब्रिटिश वाइट है, नारफोल्ड है, ब्रॉड बेस्टोल है, ब्रॉन्ज बैटसन विले और स्मॉल वाइट है। ये टर्की की कुछ नस्लें हैं। अब ये शब्द आ जाता है बॉयलर्स और लेयर्स। तो बॉयलर शब्द किसके लिए उपयोग होता है? कि मांस उत्पादन हेतु पालन के लिए जो मुर्गियां होती हैं उनको बॉयलर्स कहा जाता है। इनको जो बॉयलर्स कहा जाता है, जो मांस उत्पादन के लिए केवल, उनको बॉयलर्स कहा जाता है। लेयर्स अंडे उत्पादन के पालन के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल होती है? उनको लेयर्स कहा जाता है, लेयर्स। ठीक है, अब मुर्गियों के जो सामान्य रोग होते हैं उनमें कौन कौन से रोग हैं? तो विषाणु जनित रोग हैं, मुर्गियों में होने वाली जो विषाणु जनित रोग है। तो आपसे पूछ लें कि निम्न में से मुर्गियों में कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो वो है चेचक फॉल पॉक्स है, संक्रामक ब्रोंकाइटिस ये श्वसन संबंधी रोग है, लिम्फोइड है, ल्यूकोसिस है तथा रानीखेत रोग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग मुर्गियों में किससे द्वारा होता है? तो विषाणु जनित ये रोग है मुर्गियों में सामान्य। इसके अलावा जीवाणु जनित की रोग की मैं बात करूं मुर्गियों में, तो फाउल कोलेरा है, पुलोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुलोरम रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग से संबंधित। कोराई जो है, माइकोप्लाज्मोलोसिस है, स्पायरोकीटोसिया है। इसके अलावा कवक जनित जो रोग कौन सा है? कवक जनित रोगों में मैं बात करूं तो एफेलोटॉक्सिस है, ब्रूडर न्यूमोनिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ब्रूडर न्यूमोनिया मुर्गियों में किससे संबंधित है? कवक जनित रोग है। इसके अलावा एस्परजिलोसिस, ये भी कवक जनित एक रोग है जो मुर्गियों में पाया जाता है। तो पुलोरम हो गया आपका, ठीक है, उसमें रानीखेत है जो वायरस जनित रोग है, और इसके नाम ब्रूडर निमोनिया, ये मुर्गियों का रोग है जो कि कवक जनित एक रोग है। ठीक है, अगर मैं ऊन उद्योग की बात करूं, वूल इंडस्ट्री की बात करूं, तो भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है, ये आपको पता ही है। तो भेड़ की कुछ नस्लें हैं जिनसे ऊन की प्राप्ति होती है, वो कौन कौन सी नस्लें हैं? जिसमें लोही है, नाली है, मारवाड़ी है और पाटनबाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट नस्लें हैं जिनसे भेड़ से। और ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI है, जहाँ पे ऊनों का CSWRI मालपुरा में है, अविका नगर में है। इसका सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऊन से संबंधित है। और भेड़ के वहाँ पे ऊन से संबंधित भेड़ों की अच्छी नस्लों का अनुसंधान किया जाता है, और ऊन के अच्छी क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त हो उस पर अनुसंधान किया जाता है। तो ये कुछ नस्लें हैं जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं और इनका पालन किया जाता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं मोती यानी मुक्ता संवर्धन, पर्ल कल्चर की मैं बात करूं तो जापानी वैज्ञानिक था टोकिची निशिकामा था, जिसके द्वारा कृत्रिम मोती का उत्पादन किया गया। तो मुक्ता संवर्धन यानी मोती संवर्धन या पर्ल कल्चर के अंदर कौन सा जापानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था टोकिची निशिकामा, इसके द्वारा कृत्रिम मोती का उत्पादन किया गया मोती इंडस्ट्री में। अब मोती के बारे में अगर मैं बात करूं तो मूल्यवान रत्न है, ठीक है, सामान्यतः सफ़ेद होता है, चमकीला होता है, गोलाकार संरचना होती है। ऑयस्टर जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए मोती स्रावित करते हैं। ये ऑयस्टर है, ये मोलस्का से संबंधित है, यानी मोलस्का वर्ग से मोती संवर्धन संबंधित है। लिंगा मोती सबसे उत्तम मोती होता है, ठीक है। और मोती उत्पादन करने वाले जंतु हैं वो कौन से हैं आपको मैं बताऊं, एक तो पिंकटेडा रोडिंग है, पिंकटेडा वल्गेरिस है, माइटिलिस है
और पिंकटेडा मार्गेटिफेरा है। तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट की मैं बात करूं तो पिंकटेडा वल्गेरिस और पिंकटेडा रोडिंग ये मोती उत्पादन करने वाले जंतु हैं। ठीक है, तो आज अपना जो सीईटी जो 2024 की जो एग्ज़ाम होगी अभी आने वाले समय में, तो उसके अंदर ये जो जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, आज ही अपन ने मेन चीज़ें अपन ने बताई, और इसमें से जो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे पादपों के आर्थिक महत्व से, और इसके अलावा जो बचे हुए जो शेष टॉपिक है वो मैराथन क्लास में आपको पूर्ण करा दिए जाएंगे। इसी के साथ में आज की क्लास ओवर होती है। धन्यवाद।